नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास में हम पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट के पोजीशन को एटॉमिक साइज और मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। एक बार पहले पीरियोडिक टेबल पे नज़र डाल लेते हैं, समझ लेते हैं उसमें ग्रुप्स कैसे होते हैं और पीरियड्स कैसे होते हैं। ओके, जो वर्टिकल्स लाइन है, जो भी वर्टिकल लाइन है ये ग्रुप होते हैं। जैसे ये है एक वर्टिकल लाइन पूरा, तो ये है फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स ग्रुप, सेवन्थ ग्रुप, 8, तो ऐसे टोटल 18 ग्रुप। और जो हॉरिजॉन्टल है उसको पीरियड्स कहते हैं। तो ये हो गया ये क्रॉस पीरियड्स। ठीक है, अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, हालांकि इस पर अलग वीडियो बनाना चाहिए, वो मैं बनाऊंगा। बट फिलहाल क्योंकि क्या है, पीरियोडिक टेबल में हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, आपको ऑलमोस्ट हर एक चीज़ एक दूसरे में आई जाती है, इसीलिए यहाँ पे बता। सो अक्रॉस पीरियड नंबर ऑफ शेल सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन और हेलियम दोनों में बस एक शेल है। ठीक है, जो सेकंड पीरियड है उसमें जितने भी ये एलिमेंट्स है सब में 2 शेल्स है, दैट इज़ 2 उनमें ऑर्बिट्स है। ठीक है, ये थर्ड जो है इसमें 3 शेल होते हैं, दैट इज़ नंबर ऑफ पीरियड जो है, ये थर्ड है या फिर सपोज ये फिफ्थ है। फिफ्थ मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब में 5 ऑर्बिट्स होंगे या 5 शेल्स होंगे। ठीक है, आए समझ में। ओके, अक्रॉस ग्रुप क्या होता है? अक्रॉस ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, बट उनमें मेटालिक उनकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है थोड़ी थोड़ी चेंज होती आती है जैसे आप नीचे जाते हो तो। ठीक है, सो अक्रॉस ग्रुप वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उनकी वैलेंसी सेम होती है, दैट इज़ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 1 है, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है सबकी वैलेंसी 2 है, तो उनके अक्रॉस ग्रुप वैलेंसी सेम होती है। ठीक है, तो हमारे मेन पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे पहले हमारा टर्म है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटम ऑफ शेल। तो सपोज ये एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस और आउटम ऑफ शेल के बीच में जो डिस्टेंस है, हम थोड़ा उसको अगर बड़ा कंसिडर करते हैं तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया आउटम मोस्ट ऑर्बिट। तो उसमें अंदर बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, और तो जितने भी ऑर्बिट्स हम लोग कंसिडर नहीं करने, सबसे लास्ट वाला जो ऑर्बिट है इन दोनों का जो डिस्टेंस है दैट इज हम कहेंगे रेडियस। अगर हम एज अ सर्कल उसको कंसिडर करें या स्पीयर उसको कंसिडर करें, तो स्पीयर की जो रेडियस रहेगी वो हमारा होगा एटॉमिक साइज। ठीक है, अब ये एटॉमिक साइज अक्रॉस पीरियड एंड अक्रॉस ग्रुप कैसे वैरी करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, पहले रीड कर लेते हैं और फिर समझते हैं। अक्रॉस ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, इट कॉजेज द इंक्रीज इन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, अब ये कैसे होता है समझो। जैसे देखो अक्रॉस ग्रुप, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड है तो उसमें कितनी शेल होती है मैंने शुरू में ही बताया, इसमें नंबर ऑफ शेल होती है 1, इसमें नंबर ऑफ शेल होती है 2। तो ऑब्वियसली जैसे ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल और सेकेंड शेल है, तो ऑब्वियसली जब आप अक्रॉस ग्रुप जाते हो तो क्या होने वाला है, एटॉमिक साइज डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, ये हो गया अक्रॉस ग्रुप। अगर अब अक्रॉस पीरियड देखते हैं, कोई भी आप सपोज ये ले लो, ठीक है, फोर्थ वाला, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स है सब में नंबर ऑफ शेल्स होगी सेम, दैट इज़ 4। ठीक है, तो क्या आप कहोगे इसमें नंबर ऑफ दैट इज़ एटॉमिक साइज सेम होगी? नहीं, इसमें एटॉमिक साइज सेम नहीं होगी। हालांकि इसमें नंबर ऑफ शेल्स सेम है बट एटॉमिक साइज सेम नहीं होगी। इसका रीज़न समझते हैं कैसे है। अब ये पोटेशियम जो है उसका लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा जो है कैल्शियम, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम उसको ऐसे कंसिडर करें कि दोनों सेम ही पोजीशन से पे होने चाहिए सेंटर से, राइट, ये यहाँ से सपोज समथिंग कुछ जो भी है 2 यूनिट, और दोनों 2 यूनिट पे होनी चाहिए, बट ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसका मीनिंग है कि यहाँ पे 1 प्रोटॉन ज़्यादा है, दोनों में अट्रैक्शन बढ़ गया। इसके वजह से क्या होगा, ये शेल जो है थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा अंदर के साइड में, या हम कहेंगे इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर।
ओके, तो जैसे चार्ज बढ़ता जाता है तो उसका सेंटर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है और उसकी साइड डिक्रीज होती है। इसीलिए अक्रॉस पीरियड जो है नंबर ऑफ शेल सेम होके भी एटॉमिक साइज सेम नहीं होती है, वो डिक्रीज होती जाती है। उसका रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि चार्ज इंक्रीज होता जाता है। चार्ज इंक्रीज होने की वजह से द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन nucleus and the outermost shell increases, which causes the compression of the outermost shell. Correct? Got this? So atomic size में कैसे चेंज आता है across the group and across the period, और क्यों चेंज आता है वो भी समझ में आ गया, राइट? अब इसमें हमने दो चीज़ें कंसिडर की थी, एक तो नंबर ऑफ शेल एंड नंबर ऑफ चार्ज। तो वो कैसे अफेक्ट करता है, जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है, और जैसे नंबर ऑफ चार्ज, जैसे हमने अक्रॉस ग्रुप देखा है, अक्रॉस पीरियड देखा है, नंबर ऑफ चार्ज इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है फॉर सेम नंबर ऑफ शेल्स। करेक्ट? आ गया समझ में एटॉमिक साइज? ओके, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ओके, पहले एक बार रीड कर लेते हैं। ओके, मेटालिक कैरेक्टर बाय इट्स नेम इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू गेन positive charge by losing electron when supplied energy for the metals. Metals do have 1, 2, 3 electrons in outermost shell. To gain the stable and attain configuration of 8 electron in last shell, metals loses the electrons. Okay, and non-metallic character, obviously they gains the electron. Non-metals do have more than 5 electrons in their outermost shell. अब ये समझते हैं क्या है। ठीक है, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, सो ये जो एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी 3 है, राइट? हम जस्ट एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो इनकी वैलेंसी 3 है, इनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, ये लास्ट शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये पहली वाली शेल है, इसमें या इधर पूरी फील्ड होगी 2 हो गए, अगर फर्स्ट शेल है, या सेकंड शेल है तो 8 होंगी, राइट? ऐसे हो सकता है, कोई भी एलिमेंट आप इसमें से उठा सकते हो। अब ये अगर हम फर्स्ट इसका लेते हैं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट लेते हैं, तो उसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है, उसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? और उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे। क्या ये पॉसिबल है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाए और उतना न्यूक्लियर फोर्स उसको रिटेन कर पाए, कि वो न्यूक्लियर फोर्स जो है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर एक हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो प्रोटॉन तो उतनी ही है, राइट ना? सपोज हम अगर पोटेशियम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये 19 है, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 19 हो गए। बट जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पे अंदर है 19 और आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, अब तक 19 है। अब ये 1 ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन हो गए 20, बट प्रोटॉन अभी भी 19 है, और 2 ऐड कर दिए तो प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले हैं, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो क्या पॉसिबल है ये प्रोटॉन का चार्ज जो है, या अट्रैक्टिव फोर्स जो है, इसको ये रिटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आसान चीज़ क्या होगी कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेने से अच्छा ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो दे दे। आए समझ में? इसका एक आसान एग्जांपल समझते हैं। सपोज कोई शेयर ऑटो है, ठीक है? तो कोई शेयर ऑटो है, तो शेयर ऑटो में क्या होता है, अगर सपोज कोई जा रहा है शेयर ऑटो से, ठीक है, तो उसमें अगर सपोज एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, एक आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी एक ऑटो आई जिसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं, ठीक है, दूसरी ऑटो आई उसमें 2 आदमी बैठे हुए हैं। अब ना ही, और इन दोनों को जो है 3 सीट की परमिशन है। अब ना ही इसकी ऑटो फुल है, ना ही दूसरा जो है उसकी ऑटो फुल है, क्योंकि उसके ऑटो में 2 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अब दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों जाने से अच्छा हम एक ही जाए, कोई एक ही जाएगा। तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, एक जो है यहाँ पे आ जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है, ये एक जो है इसको यहाँ पे भेजना बेटर रहेगा, उसमें कम एनर्जी खर्च होने वाली है, राइट ना? तो ऐसे ही यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी होता है। अब मेटल्स में क्या है, लास्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर उनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना है तो उनको 7, 6 और 5 इलेक्ट्रॉन्स उनको चाहिए होंगे, राइट? अब ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं, ठीक है? इसीलिए मेटल जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। ये आया समझ में? ओके, तो ये लूजिंग प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। वही कॉन्ट्रास्ट में
नॉन मेटल्स का क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके लास्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उनको 7 इलेक्ट्रॉन अगर है, सपोज क्लोरीन का अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि क्लोरीन जो है अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे के वो शेल से बाहर निकाल दे और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा ले। ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो क्या कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो लास्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ऐसे वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकता है। ठीक है, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया। अब इसी पे बेस्ड हम देखते हैं कि अक्रॉस ग्रुप एंड अक्रॉस पीरियड ये चेंज कैसे होते हैं। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है तो मेटालिक कैरेक्टर जो इंक्रीज होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से वो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है। जैसे हम अक्रॉस द ग्रुप का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है, सपोज ये 2 एटम है, तो यहाँ पे रेडियस है सपोज 2 यूनिट और यहाँ पे है 3 यूनिट। तो देखो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करना और इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को बाउंड करना, कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी उसके लगने वाली है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, राइट ना। और ये जो है ये इससे थोड़ा दूर है तो इस पर कम फोर्स लग रहा है, तो ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। समझ सकते हो, दैट इज़ अलग। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है मीन्स उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग है। अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो रहा है मीन्स उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग है। इसी का मीनिंग होता है कि अक्रॉस द ग्रुप जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है, इसीलिए उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज होती है। अब अक्रॉस पीरियड क्या होगा, ये फर्स्ट सपोज हमने इसमें कंसिडर किया कि उसको 2 शेल्स है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। अब जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये शेल की साइज जो है वो थोड़ा पास आ जाएगा न्यूक्लियस से, राइट, इससे। और नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो और थोड़ा पास आ जाएगा। मीन्स एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी, न्यूक्लियस से लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस कम होते जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, राइट। या उसको ज़्यादा एनर्जी अब न्यूक्लियस लगाएगा तो उसको निकलने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, राइट। मीन्स अक्रॉस ग्रुप वो इंक्रीज होती जाती है मेटालिक प्रॉपर्टी, और अक्रॉस पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। इसी का आप एग्जांपल डायरेक्टली देख सकते हो अक्रॉस पीरियोडिक टेबल। अब देखो कोई भी अब ये ले लो, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे जो है पहले मेटल्स है, ठीक है, बीच में आते हैं नॉन मेटलॉइड्स और यहाँ पे आते हैं नॉन मेटल्स। आ रहा है समझ में? तो एक और अक्रॉस पीरियड वी कैन से मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है। मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है ना, बीच में ये पूरे मेटल्स है, फिर बीच में मेटलॉइड्स आ रहे हैं, फिर नॉन मेटल्स आ रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? अब मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज़ पे कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हमने एटॉमिक रेडियस देख लिया, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज होने पे कैसे होता है। अब एक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये भी इसी के रिलेटेड एक कंसेप्ट है जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, बट मैंने आपको नाम नहीं बताया। एटॉमिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी एटम से लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। ऐसे क्यों? जस्ट अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है आसानी से तो वो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी स्ट्रांग है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया मीन्स उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी है, और ज़्यादा एनर्जी लगानी है, उसी का मीनिंग हो गया कि उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी जो है वो डिक्रीज हो गई है, ठीक है। एक बार की पॉइंट जो है वो रीड कर लेते हैं। मेटालिक कैरेक्टर्स डिक्रीज अक्रॉस पीरियड एंड इंक्रीजेस अक्रॉस ग्रुप। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस ग्रुप एंड इंक्रीजेस अक्रॉस period. And ionization potential, it is a minimum energy which is required to remove an electron from an outermost orbit of an isolated atom, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, अक्रॉस पीरियोडिक टेबल सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करना है एटॉमिक साइज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। ये दोनों चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो पीरियोडिक टेबल का पूरा चैप्टर, पूरे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अक्रॉस पीरियड क्या होता है,
एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम होती है, बट चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल कॉम्प्रेस हो जाती है और साइज डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अक्रॉस ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जाती है तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती जाती है। अब मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड करते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन आसानी से शेल के बाहर निकले उतनी उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी या स्ट्रांग होती जाएगी। तो अक्रॉस पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होती जाएगी तो आउटर मोस्ट शेल न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, तो डिफ़िकल्ट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए, तो मेटालिक प्रॉपर्टी उसकी डिक्रीज होगी, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। वही अक्रॉस पीरियड क्या होगा, अक्रॉस ग्रुप क्या होगा, अक्रॉस ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, दैट इज न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से, या पहले एलिमेंट से, दैट इज ग्रुप में जो भी पहला एलिमेंट है, जैसे सपोज ये फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट है और ये दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये एलिमेंट डेफिनेटली बहुत आसानी से बाहर निकल सकता है, ठीक है। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो अदर टर्म्स है जो पीरियोडिक टेबल से रिलेट करती है उनको हम देखने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक याद रखना है डोंट से दे आर लकी। मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट। आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी, क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।